आखिरी किनारे पर तान्या था नॉवेल केस नंबर 14। क्या मसला है आपके साथ? आप इसलिए लेके गए थे ना मुझे। मैं भी ये सोच रही थी कि मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं, ताकि वो मुझे देखकर आपके साथ डीलिंग कर ले। उसने मुझे इतना इंसल्ट किया, आपने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा मेरे साथ। वो फिर उठी थी किसी शेरनी की तरह। उससे शायद खुद इल्म नहीं था वो इतना क्यों फेरी एक गैर शख्स पर, लेकिन शायद कभी कहीं कोई डोर बंधी थी। उसी डोर की मजबूती थी ये। सब खामोशी से दम साधे उसे देख रहे थे, क्योंकि मिजाज खामोश था। रूह का चेहरा सुर्ख हो रहा था, सब आंखों में आंसू तैर रहे थे। गाल भी आंसुओं से भर रहे थे। वो मुठियाँ पीछे खड़ी थी। रिलैक्स। मैं खाकर रिलैक्स करूँगी। उसके एक लफ्ज़ पर रूह ने दिमाग में मारा था, साथ बड़ा आवाज़ उठाकर। आपकी वजह से हुआ है ये, वरना मुंह मत दूँ मैं हर उस शख्स का जो लड़की पे मैली निगाह रखे, और आप जैसे मर्दों का भी जो कुछ नहीं कर सकते। और वो बाहर निकल के जबकि बिज़ात उसके पीछे निकला। हसीन सा मंज़र था जो उन सब ने देखा। ये बिज़ात अलीशा बेरहम संगदिल शख्स उसके पीछे निकला था। वो आगे बढ़ा, रूह की कलाई चिपड़ी और उसे लेकर बाहर गाड़ी तक ले आया। उसके पीछे 7 गाड़ियाँ निकली थीं। क्या मसला है आपके साथ? अब कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? वो भड़के, लेकिन बिज़ात कुछ नहीं बोला। रूह का गुस्सा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। वो दोबारा से उसी जगह पे ले आया था उसे, और उसके घर में वो किसी ऐसी माफिया की तरह घुसे थे जिसकी लीडर लड़की हो। रूह उसके साथ चल रही थी और वे साथ रुक गया। रूह का बस नहीं चला उस बूढ़े का मुंह तोड़ते। वो उसे कॉल गर्ल समझ रहा था। बेजात चेयर खींच कर बैठ गया और रूह की जानिब देखने लगा। वो आदमी खड़ा हो गया। इस वक्त वो तना अपने 2 आदमियों के साथ कमरे में नशा कर रहा था। उसके दोनों गार्ड्स कुछ ना कर सके, क्योंकि बेजात के साथ इतना बंधा था। रूह ने उस बूढ़े का गिरेबान चिपड़ा। एक नज़र बेजात को देखा था, जिसने सर के इशारे से उसे बस वो करने के लिए कहा जो वो करना चाहती थी। और बस रूह ने अपने कोट शूज़ में से एक गन निकाली और उसकी कनपटी पर रख दी। बेजात के लब ओ की शेप में तब्दील हुए। महरोज के साथ साथ वो लोग भी मुस्कुराए थे जो इससे पहले का मंजर देख चुके थे। ये सब क्या है बेजात? वो आदमी कांपा। मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताती हूँ। और वो ने उसे दूर तक खेला। बेजात वो आदमी दूर जा गिरा, और बेजात अब भी बिल्कुल वैसे ही बैठा था जैसे उस वक्त बैठा था। बस दिलचस्पी से उसे देख रहा था, जिसकी हील की टिक टिक सुनाई दे रही थी, किसी म्यूजिक की तरह। साले बुड्ढे, कब्र में तेरे पाँव लटक रहे हैं और मुझ पर लाइन मारी तूने, तेरी तो। रूह ने उसके बाल नोच लिए। बेजात बेसाख्ता हंस पड़ा इस जनाना अंदाज पर, लेकिन कुछ बोला नहीं था। महरोज के साथ साथ उसके गार्ड्स भी हंसने लगे थे। मैं तुम्हें सजा दूंगी, रूह सोचने लगी। मैं तुझे जान से मार दूंगा, वो चिल्लाया, और उठता के 36 गन्स रेडी थे उसे मार देने के लिए। वैसा तुम अपना नुकसान चाहते हो तो इस छोकरी को रोको। वो नहीं बोलेगा, वो गूंगा है। रूह सीने पर हाथ बांध कर बोली। बेजाद ने आईब्रो झुकाई। मैं डील कैंसिल कर दूंगा। वो बेजाद को दिखता भटका। फिलहाल तुम वो करो जो तुम्हें ये कहने का कह रही है। अगर तुमने वो ना किया तो तुम्हारी ज़िंदगी की डील कैंसिल हो जाएगी। वो सिगरेट सुलगाकर उसे देखने लगा। रूह की तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। तुम नाच कर दिखाओ। मुझे बहुत तुम्हारे मुझे बहुत तुम्हें एक्स्ट्रा चार्ज देने का शौक है। बेजात, मुझे लगता है ये लड़कियों को तंग करता होगा। इसकी तो उसने अपनी हील उसके पाँव पर मारी। फेरोज सिलाने लगा था। बेजात बस सर हिला गया। नाचो वरना दोनों पाँव तोड़ दूंगी, वो आग बबूला हुई। रूह कोई पंजाबी गाना होना चाहिए, मुस्कुरा करता हुआ। अच्छा तो लगे, ये महरोज का मशवरा था। अचानक रूह शुरू हुई और उसकी आवाज़ में बेजात ने ये गाना बरसों बाद सुना था। कभी वो गाता था इतनी ही लापरवाही और आवारगी से, जैसे वो आज गा रही थी। वो उसे देखता रहा। तुम नाचते हो या तुम्हें लगाओ मैं? उसने डंडा उठा कर मारा और वो बेचारा नाचने लगा। बेजात इंजॉय करता सर हिला रहा था। उसकी आवाज़ खूबसूरत थी, जबकि महरोज तो रूह के साथ अपनी बेसुरी आवाज़ लगा रहा था। बाकी उसके गार्ड सुकून से यह मंजर एंजॉय कर रहे थे। और फिर जब तक रूह का दिल किया, वो सब यूं ही बैठे रहे और फेरोज नाचता रहा। और फिर रूह ने फेरोज का गिरबान चिपड़ा। आइंदा अगर मुझे मैलिनी निगाह से देखा ना,
अभी तो इंटरनेट पर लगाऊंगी तुम्हारी ये वीडियो, फिर लोगों के घरों में कराऊंगी ये मुजरा तुमसे समझे। वो कराई और डंडा वहीं फेंक कर वो आगे बढ़ी कि फ़ैरोज़ ने गुस्से से खोलते गन निकाल के रूह पर फायर कर ताकि बिजात की गोली से 3 फायर निकले और फ़ैरोज़ की पेशानी पे 3 फायर बड़ी ही खूबसूरती से सज गए। दी एंड। वो शाने झुका गया। रूह का वजूद साकत हुआ हो गया। लम्हों में उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो पत्थर की बनी फ़ैरोज़ और फिर उसके गार्ड्स की लाशें देखने लगी, जो कि बेज़ात के गार्ड्स की फायरिंग की नज़र हो गए थे। अब बेज़ात रूह की कलाई दोबारा झुकी, आगे बढ़ा और उसके साथ खींची चली गई। वो बिल्कुल किसी को मार देने के हक में नहीं थी और जैसे अचानक उसे एहसास हुआ कि वो माफ़िया लोगों को मार देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है और रूह की आंखें सहम गईं। वो उसके साथ खींची जा रही थी। वो उसे गाड़ी में डाल के वहाँ से लम्हों में निकला, जबकि रूह के कान में अब भी वो 3 फायर गूंज रहे थे। वो पत्थर बनी बैठी थी। बेज़ात को पहुंचा और वो उसकी गाड़ी से भागने लगी, लेकिन बेज़ात ने गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोला। रूह ने आंखें घुमाई। उसकी आंखों में वाजिया खौफ था। बेज़ात हाथ के इशारे से उससे पूछने लगा, क्या? क्यों डर रही हो? जब मेरे घर में घुसकर गुस्से और जुनून में आवाज़ तोड़े, तब नहीं पता था मैं कौन हूँ? और वो उसे मरना ही था। तुम क्यों फ़िक्र ले रही हो? उसके सुर्ख लिपस्टिक से सजे होंठों पर हल्का सा अंगूठा फेर कर उसने अपने होंठों पर वो अंगूठा फेर लिया। लो, तुम्हारे नाम से भी एक खून का रंग लग गया मुझ पर। वो पुरसुकून था। दरवाज़ा खोलें प्लीज़, मुझे सफोकेशन हो रही है। मुझे सांस नहीं आ रहा बेज़ात। वो अपने सीने पर हाथ मारने लगी थी। और ना खोलूं तो तुम मर जाओगी। पता है रूह, मौत तो सबको आनी है और जाने वाला वापस कभी नहीं लौटता। तुम इन चीज़ों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारे लिए नहीं। कहते साथ ही उसने रूह के बाल उसके सर के पिछले हिस्से से चिपड़े उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब ले आया। वो दोनों एक दूसरे के मुकाबिल थे। गाड़ी में पुरस्कार से खामोशी थी। रूह की सांसों की आवाज़ थी, बेचैन सांसें जो खुलकर बाहर होना चाहती थी मगर बेबस थी। वो अपनी सांसों से तंग होती सर को झटककर बेज़ात से दूर होने की कोशिश करने लगी, जबकि बेज़ात ने उसे ज़रा भी दूर न होने दिया। उसकी सांसों की दिलचस्प आवाज़ को वो सुन सकता था, लेकिन वो ज़िद्दी लड़की आज आगे नहीं बढ़ी। उसने आज उसे नहीं छुआ था। उसकी आंखों से पानी बहने लगा और बेज़ात को उस पर तरस आ गया। उसने बड़ी सुस्ती से उसके होंठों को छुआ। वो दूर होने के लिए मछली बेसात ने उसके चगड़ ली गर्दन चगड़ ली। सांस लो, ये हुक्म था जो वो उसे दे रहा था। नहीं, वो जिद्दी बनी अब भी हटाना चाहती थी। बेसात ने उसकी गर्दन दबाई और वो को लगा वो मजीद नहीं जी पाएगी। उसके होंठों के दरमियान खुद ही फासला बना और वह बेजात की ख्वाहिश के अन मुताबिक उसकी सांसों से सांसें लेने लगी। वो जैसे पुरसुकून सा हो गया। रूह के पास कोई चारा नहीं था। वो मर जाती अगर उसे सांस न मिलता। वो बेबसी से आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो चाह के भी उससे दूर नहीं हो पा रही थी। अलबत्ता बेज़ात आंखें बंद के इन नरम होठों की आहिस्ता आहिस्ता हरकत को महसूस कर रहा था। और वो थकने लगी। बेदम सी होती वो दूर होने की सही कर रही थी कि बेज़ात ने उसे फिर पकड़ लिया। अब बारी उसकी थी। ये किस लम्बी नहीं होती, बस एक लम्हा, मगर इस लम्हे में कई सालों की तन्हाई, दर्द, खौफ और गुर्बत जमा थी। रूह ने आंखें बंद कर ली। उसके होंठों में हल्की सी लर्जिश थी। वो अब भी रो रही थी। शायद ये वो लम्हे थे जो मुझे इंसान रखे हुए हैं। उसने उसके गालों से आंसू अपने होंठों पर चुने और दूर हो गया। रूह चेहरे पर हाथ रख गई। दरवाज़ा खोले जरा गुस्से से बोली थी। अब भी गुस्सा। वो थक कर पूछने लगा, कितनी टेढ़ी थी? क्या मतलब है अब भी? मुझे आपके साथ काम नहीं करना और ये जो आप मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं ना, जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो फिर तंग कर लीजिएगा जिसको दिल करे। कम से कम वो आपके साथ इस तरह रहे कि जिस तरह आप रखना चाहते हैं, लेकिन मेरे लिए ऐसे ख़्यालात को निकाल बाहर करें। वो आपको गोला सी भड़की। मैं तो तुम्हारी मदद करता हूँ। रूह का दिल किया अपने बाल नोच ले। इस कदर मासूमियत से और बेचारगी से उसने कहा था कि रूह ने उसकी गाड़ी की सीट में अपने बिल्ली जैसे नाखून फंसा के सारी सीट फाड़ दी। उप्स, बेज़ात ने ज़रा नागवारी से देखा था। मैं जान ले लूँगी, दरवाज़ा खोलें। वो धाड़ी। बेज़ात ने दरवाज़ा खोल दिया।
नुकसान पर नुकसान। बेज़ाद ने गाड़ी के सेट को देखा और फिर सामने देखा जिसने अपनी हील्स उतार कर उसकी गाड़ी के शीशे पे मारी थी। मालूम नहीं क्या समझते हैं खुद को। मेरी सांसों के पीछे पड़े हैं। वो बड़बड़ाती हुई अपने घर में घुस गई जबकि बेज़ाद अलीशा खामोशी से उसे देखता रहा था। गुड इवनिंग टीम। शजर ने एक निगाह पलवशा को देखा और फिर बाकी टीम को। 2 दिन से वो यहाँ थे लेकिन वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल डॉक्टर की तरह बिहेव करती थी। उसने शजर की जानिब देखा तक नहीं था। शजर कुछ ज़रूरी मामलात उन सबसे डिस्कस करता रहा, कुछ ज़रूरी चीज़ें समझाता रहा। सबने यस सर कहा। हमारे पास किसी सामान की कमी तो नहीं डॉक्टर पलवशा। उसने पलवशा की जानिब देखा। कैप्टन साहब, हमारे पास सब चीज़ें मौजूद हैं। किसी भी हंगामी कार्रवाई के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। आप टेंशन ना लें। उसने शजर को जवाब देने की बजाय रज़ा को जवाब दिया और फिर सुकून से खड़ी होगी। शजर ने मामूली से सर हिलाया। ओके वेल, कल मिलते हैं, उसने कहा और सब पीछे हट गए। खाना लग गया था। अब उन सब ने खाना खाना था। पलवशा बिना खाए वहाँ से चली गई थी और शजर ने उसे नोट किया था। वो अपना खाना लेकर उसी के रूम के बाहर आ गया। क्योंकि सब खाना खा रहे थे तभी इस हिस्से में कोई नहीं था। उसके दरवाजे पर हाथ रखा, दरवाज़ा खुला हुआ था। वो अंदर आ गया और वो अपने मोबाइल को बार बार ट्राई कर रही थी कि वो चल जाए। यहाँ ये मोबाइल यूज़ होगा, किससे बात करनी है तुमने? उसने पलवशा की जानिब अपना मोबाइल बढ़ाया और खाना टेबल पर रखा। मुझे ज़रूरत नहीं शुक्रिया, उसके लहजे में कहकर वो अपने कपड़े देखने लगी। मालूम नहीं क्यों आया था वो यहाँ। अगर तुम थोड़ा ठंडे दिमाग। मुझे सोचना ही नहीं शजर अब्बास आपके बारे में। आप दुनिया के आखिरी मत भी होंगे तभी मुझे आप में दिलचस्पी नहीं। तो बेहतर है आप ये जो अच्छे बनने का नाटक कर रही हैं ना करें। वो नफरत से पुनकारी। क्यों क्यों कर रही हूँ मुझसे इतनी नफरत? वो उसकी कलाई जगड़ गया। नफरत की वजह होनी ज़रूरी है और मेरे पास आपके लिए हर वजूहात है। वो अपनी कलाई छुड़ाने लगी लेकिन शजर के हाथ से कलाई ना छुड़ी। उसकी छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। वो गुस्से से बोली। तुम जो समझते हो वैसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ। वो बोला जबकि पलवशा के सर पर इतना गुस्सा सवार था कि उसने दूसरा हाथ उठाया और उसके मुंह पर मार दिया। शजर के हाथ से उसकी कलाई छूट गई। आंखों देखा गलत नहीं हो सकता। नानू के कातिल हैं आप। 2 मासूम बच्चों को मारा है आपने। आपने बेसात को मुर्दा बनाया है। आपको तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए शजर अब्बास। वो धाड़ी। इनफ। शजर के बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया। इनफ इज़ इनफ। जब कहा है कि मैंने नहीं मारा तो नहीं मारा। वो उसके दोनों बाजू झगड़कर उसे दरवाजे चिपका गया। परवशा उसकी आंखों में गुस्सा देखती कुछ समय के लिए रुकी थी। डर लगा था लेकिन फिर भी वो खामोशी से खड़ी रही। जो मर्जी करें आप, मेरी गर्ज नहीं। और आइंदा मुझे छूने की कोशिश भी मत कीजिएगा। वो नफरत से पुकारी जब उस शजर ने दांत पीसकर उसको दोबारा दीवार से लगा दिया। यहाँ तक कि उसकी दोनों क्लाइंट झगड़ के दीवार से लगाई। शोर हूँ तुम्हारा, कानूनी तौर पर भी शरई तौर पर भी। चाहूँ तो तुम्हें लम्हों में एहसास दिला दूँ कि मैं क्या हूँ। वो कराया जबकि पलवशा उसे देखने लगी। उसकी आंखों में कोई लचक ना थी। वो नफरत और गुस्से से उसकी आंखों में देख रही थी। दूसरी तरफ शजर ने उसकी क्लाइंट छोड़ दी। चंद में सुकून से मुझे सुन लोगी तो कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा। जाए आप यहाँ से। वो भिड़ सी रही थी। पलवशा उसने भी शजर की बात ना सुनी और कमरे से निकलने लगी कि शजर ने रोक दिया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वो वहाँ से बाहर निकल गया जबकि पलवशा ने खींच कर दरवाज़ा बंद कर दिया। बड़ी मुश्किल से उसने जान छुड़ाई थी अनीसा की। अनीसा मालूम नहीं क्यों इतना खौफजदा रहती थी बेजात से कि उसकी सारी सलाहियतें मस्क हो जाती थी। उसकी बेटी उसके पास आई। मॉम कैसी हैं आप? कैसी तबीयत है बाप की? उसने सवाल किया। ठीक हूँ। तुम एक काम करो, अपने बाबा को फ़ोन करो, बहुत देर हो गई वो आए नहीं। अनीसा को रात होते ही डर लगता था। तभी वो अपनी बेटी से बोली तो उसकी बेटी फ़ोन मिलाते मिलाते बाहर निकल गई। वो थोड़ी देर बाद अंदर आई और बोली, मैं सिकंदर के साथ जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। वो उसकी पेशानी चमती वहाँ से निकल गई और अनीसा परेशानी से उठी। उसने हारून को कई कॉल्स की मगर बेसुध। मालूम नहीं वो कहाँ मसरूफ़ था। उसने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की और गहरा सांस भर के बिस्तर से उठी ताकि अच्छा महसूस कर सके। और वह नीचे आई तो सर्वेंट
भी दिखाई ना दिए। घर की खामोशी में एक हूँ का सा आलम था। वो सर्वेंट को तलाश कर रही थी कि अचानक महसूस हुआ जैसे कोई है जो उसके इर्द गिर्द है। वो दोबारा सीढ़ियों की जाने पड़ी। तीन सीढ़ियाँ भी 3 सीढ़ियाँ चढ़ी थी। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। वो जल्दी से 4 सीढ़ियाँ चढ़ी। अभी पीछे मुड़ी ही थी कि पीछे से कोई भागता हुआ उसकी सीम दादा दिखाई दिया। वो चीखने लगी और तेजी से ऊपर भागी। वो उसके पीछे था। वो फौजी लिबास में था और मुंह पर एक हॉरर सा मास्क लगा रखा था। वो उसके पीछे अपनी गन लेकर आता। मैं दौड़ के अपने कमरे में जाने लगी कि अनीसा का दिल बाहर आ जाता। वो कौन था उसके पीछे था। अचानक लाइट्स भी ऑफ हो गई, जबकि उनके घर में कभी लाइट्स ऑफ नहीं हुई थी। वो रोने लगी। वो जो भी था उसके सामने था, ऊंचा और लंबा। उसकी शक्ल पे मास्क था। वो उसके सामने अपनी टांगों के बल बैठ गया। उसे देखता रहा। अनीसा की आंखों का खौफ ऐसा था कि उसकी दोनों आंखें फटकर बाहर निकल आएंगी। वो हंसने लगा। तुम मिल गई मुझे। वो उठा और अनीसा भागकर कमरे में बंद हो गई। उसके कानों में दिल धड़का रहा था। वो मोबाइल उठा गई। हारून हारून वो चीखने लगी और फिर घूमकर बिस्तर पर जाकर गिरी थी। इमरजेंसी सूरत हाल थी। वो भाग दौड़ रहे थे। एक बस का एक्सीडेंट हो चुका था जिसमें बाहर के ममालिक के कुछ स्टूडेंट्स थे। काफ़ी नुकसान हुआ था और शजर अपनी ड्यूटी पर, जहाँ इस बस में बाकी जिंदा लोगों को ही मदद कर रहा था। बलवशा का अचानक हाथ लगा तकरीब पर और हाथ फट गया। उसकी कलाई से तेजी से खून निकलने लगा। किसी ने जानबूझकर उसे धक्का दिया था। शायद भागदौड़ की वजह से शजर ने दूर से ये मंजर देखा और चाह कर भी वो उसके पास ना आ सका।